हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो कि अब सब्ज्यूम हो गया है। चार नए जो लेबर कोड आ चुके हैं उनके एक कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर। ठीक है, इस कोड के अंदर दो और भी कोड हैं, और भी एक्ट हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ओके, तो इसी का ही पार्ट है अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये एक्ट आया कैसे। सबसे पहले जो एक्ट आया था वो था एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट। जो भी एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में डिस्प्यूट होते थे उसको सेटल करने के लिए 1860 में जो पहला कदम उठाया गया था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो उन्होंने जो चलाया था सबसे पहले एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन्स डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट इनेक्टमेंट थी। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सर्ज देखा गया कि इसमें जो डिस्प्यूट थे या डिसएग्रीमेंट था किसमें, वर्किंग क्लास पीपल में और उनके एम्प्लॉयर्स में। सबसे ज़्यादा जो टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, खास तौर पे वेजेस को लेके, तो वो 1914 से लेकर 1919 तक आ रही थी, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ठीक है, उसमें बहुत सारी स्ट्राइक्स होती थी। अपनी डिमांड्स को मांगने के लिए एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक्स करते थे, और जो एम्प्लॉयर था वो लॉकआउट कर देता था। लॉकआउट मीन्स वो काम करने के लिए उनको मना कर देता था, या फिर जो भी प्रीमाइसेस होता था उसको लॉक कर देता था। ठीक है, इसे बोलते हैं तालाबंदी। स्ट्राइक्स होती है हड़ताल, हड़ताल करते हैं एम्प्लॉयज़ और लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर। ओके, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 28-29 के टाइम पे क्या हुआ कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट जो होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे। तो प्रोहिबिट करने के लिए कुछ कुछ पार्ट्स के, यानी कि कुछ सर्विसेज में, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मेनली, पब्लिक यूटिलिटी मतलब हेल्थ, दो एग्जांपल ले लेते हैं, हेल्थ और बैंकिंग। ओके, हेल्थ और बैंकिंग, इनको डिमोटिवेट करने के लिए या प्रोहिबिट करने के लिए एक एक्ट आए थे, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है कि ट्रेड, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें प्रोहिबिशन हुआ स्ट्राइक्स और लॉकआउट को लेके पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। फर्स्ट टाइम इंडिया में फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926। बाकी ये वैसे ये एक्ट जो था वो बहुत वीक था। ठीक है, ये फेल टू क्रिएट फेवरेबल एटमोसफेयर इन इंडस्ट्री एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। ये डिस्प्यूट सेटल करने के लिए इसके अंदर कोई मशीनरी नहीं थी अच्छी। ठीक है, कोई भी मशीनरी नहीं थी अच्छी, इसलिए ये एक्ट फेल था। बट restraint had been imposed on the right of strike and lockout in the public utility services. ओके, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक्स और लॉकआउट को प्रोहिबिट करने के लिए इस एक्ट पहली बार इनेक्टमेंट हुआ था, जिसका नाम था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ये ट्रेड यूनियन एक्ट नहीं है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है। ओके, अब ये जो शॉर्टकमिंग थी इसको ख़त्म करने के लिए जो इसमें प्रोविज़न नहीं थे सेटलमेंट के, ठीक है, ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जो थे 1938 से 1945 की ड्यूरेशन में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था सेकेंड, तो इसमें एक रूल लाया गया, रूल 81A। इसमें प्रॉपर एडजुडिकेटर की सेटलमेंट की का प्रावधान था। एडजुडिकेटर होता है मीन्स थ्रू कोर्ट। ओके, थ्रू कोर्ट जो पहली बार प्रावधान आया एडजुडिकेटर का वो आया 81A डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में। ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1938 टू 1945। उसके बाद इसी का ही एक्सटेंशन था जो 1 अप्रैल 1947 को भारत में लागू होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे इंडिया पर लागू हुआ एक्सेप्ट जब जे एंड के को छोड़कर। ठीक है, जे एंड के को छोड़कर ये लागू हुआ। ठीक है, ये सभी पर लागू होता था, जो भी ट्रेड यूनियन थी उस टाइम, ठीक है, और जो भी वर्कमैन थे, ये सब पर लागू होता था विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की टेरिटरी में जो भी एरियाज आते थे उन सब में। ठीक है, उस सब में जो भी इंडस्ट्री थी उनमें। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव सिंपल है, हारमोनी रखनी है। हारमोनी रखनी है किसमें? एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर में। कैसे रखेंगे? मशीनरी एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होगा, सेटलमेंट होगा डिस्प्यूट्स का। अब वो होगा कैसे कैसे? तो इसके 3 मेथड हैं, कंसाइलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब थ्रू कोर्ट, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थ करेगा कोई
आदमी मीडिएशन करेगा, ठीक है, दोनों पार्टीज़ का, चाहे वो डिस्प्यूट किसी के बीच में भी हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का हो, एम्प्लॉई एम्प्लॉई का हो, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का हो, तो ये मध्यस्थता करेगा या मीडिएशन करेगा। और कंसाइलेशन होता है सुलह, आपसी सुलह से भी ये काम हो सकता है, ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर द स्टैट्यूट, ऐसा कानून में दिया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस, अगर कोई डेफिनेशन की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ पीसफुल वर्क कल्चर इन इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, तो ये इसका एम था, मेंटेनेंस ऑफ पीस वर्क कल्चर इन इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। हाँ, एक बात और है, ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लागू होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जिस, हाँ ये पढ़ ही लेते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, फुल्ली रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज होती हैं और एम्प्लॉयज़ भी होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। लाइक इंडस्ट्रीज़ में जो भी वर्कर काम करते हैं उनका मास्टर रोल में नेम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज कोई और आएगा कल कोई और आएगा, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं, तो ये 7 लेबर के सेक्टर्स हैं, फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ओके। तो ये 7 सेक्टर्स हैं। इसमें भी जो मास्टर रोल होता है, ऑफिशियल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होती है जिसमें, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते तो डिफाइंड होते हैं एम्प्लॉयज़, ओके। तो वो होता है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज में सबको पता है डेली वेज वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, ठीक है। तो ये सब जो है ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में आते हैं जिनकी गिनती नहीं होती, ठीक है। तो ये जो लॉ लागू होता है ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर पे लागू होता है। अब आती है डेफिनेशन की बात, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के डेफिनेशन की बात, ठीक है। तो ये है सेक्शन, याद रखना आपने 2 की है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन। अब डिस्प्यूट क्या होता है? डिस्प्यूट एक तरह से होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट किन के बीच में? एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? वो होते हैं ट्रेड यूनियन हो सकती है, ठीक है। और किस चीज़ को लेके हो सकता है जी? पे को लेके हो सकता है, पे को लेके हो सकता है, ठीक है। अदर वर्किंग कंडीशंस को लेके हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो किस किस में हो सकता है, तो किस किस में हो सकता है उसको हम पढ़ेंगे अभी। देखो ये 2 पार्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, सेक्शन 2 के है, ये याद रखना। एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हो सकता है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉयर्स भी दोनों लड़ सकते हैं आपस में। मान लीजिए किसी कहीं की 2 यूनिट हैं या 2 इंडस्ट्रीज हैं, वो आपस में काम कर रही हैं, उनका आपस में कुछ लेन देन है, लेकिन तो उन दोनों में भी डिस्प्यूट हो सकता है। और वर्कमैन वर्कमैन का आपस में भी हो सकता है। अब वर्कमैन वर्कमैन का आपस में हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वो नहीं, कुछ अदर थिंग्स को लेके, ठीक है। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे कौन सी चीज़ कंडीशंस जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो कौन सी नहीं आएंगी अभी देख लेते हैं। ये सिंपल लिखा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डजंट इंक्लूड मेयर पर्सनल क्वारल, ग्रम्बलिंग और एजिटेशन। पर्सनल क्वारल, छोटे मोटी झगड़े, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आते। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जो है एनी डिस्प्यूट विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है कि डिस्प्यूट जो हो वो एम्प्लॉयमेंट को लेके भी हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट वाले मुद्दों को भी हो सकता है, लेके हो सकता है, ठीक है। और द टर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट को लेके हो सकता है, विद द कंडीशन ऑफ द लेबर की। कंडीशन ऑफ द लेबर होता है मतलब कि क्या अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है उनको वर्क प्लेस पे, ठीक है। और नॉन एम्प्लॉयमेंट में क्या हो सकता है? नॉन एम्प्लॉयमेंट में भी वही फैसिलिटीज़, ठीक है, क्या प्रोवाइड कर रही है वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो ये नॉन एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को लेकर भी हो सकता है, ओनली एम्प्लॉयमेंट के लिए तो हो ही सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब डिस्प्यूट रेज कौन कर सकता है, उसके लिए लिखा गया है कि एन इंडिविजुअल डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड बाय वर्कमैन और देयर यूनियन। देखो वर्कमैन भी कुछ कुछ पार्ट में इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स रेज कर सकता है और उनकी यूनियन तो कर ही सकती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कैन बी इनिशिएटेड और कंटिन्यूड बाय लीगल हेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द वर्कमैन। मान लेते हैं कोई वर्कमैन किसी फैक्ट्री में काम करता था, अब उसकी हो गई डेथ और उसने कोई डिस्प्यूट फाइल कर रखा था, तो उसका जो लीगल हेयर होगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा, उस केस को फॉलो कर सकता है या लड़ सकता है, ठीक है। इवन इनिशिएट भी कर सकता है।
एम्प्लॉयर्स फेलियर टू कीप इट्स ओरल एश्योरेंस शैल नॉट बी रिगार्डेड एज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो अभी ये हमने देखा था कि कौन सी चीज़ें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में नहीं आती, तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला जो पॉइंट था वो था कि छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे कहा सुनी, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं हो सकती। उसी तरह से अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर ने वर्बल कोई कमिटमेंट कर दी, तो वो बाध्य नहीं है उस चीज़ को मानने के लिए, उसको कभी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाद में फाइल नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, ये है सेक्शन 2G। अभी अपने जो पढ़ा ऊपर पढ़ा ये था सेक्शन 2K, ये थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन। तो ये सेक्शन आपको याद रखने हैं, कुछ कुछ सेक्शन आपको याद रखने हैं, मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्री, तो 2G सेक्शन जो है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री होती है कोऑपरेशन होता है किसके बीच में? एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में, ठीक है। किस चीज़ को लेके होता है? फॉर प्रोडक्शन सप्लाई, ठीक है, प्रोडक्शन को लेके, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। किस चीज़ का सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या प्रोडक्शन करेंगे? गुड्स का करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेंगे? सर्विसेज का करेंगे, ठीक है। विद ए व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ठीक है, ह्यूमन वांट्स को पूरा करने के लिए, उसकी विशेष को पूरा करने के लिए। अब देखो इसमें एम्प्लॉयज़ कौन से हो सकते हैं? एम्प्लॉयर डायरेक्टली हायर कर ले, चाहे थ्रू एन एजेंसी ले ले, ठीक है, और चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ले ले, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो कौन सी विशेष और वांट्स नहीं होंगी, वो नहीं होंगी स्पिरिचुअल और रिलीजियस वांट्स, इसमें कंसीडर नहीं होती, ठीक है। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। ये कोऑपरेशन होगा किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में। किस चीज़ के लिए होगा? प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए, गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, विद व्यू टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और विशेष, ह्यूमन वांट्स और विशेष को पूरा करने के लिए होगा। और इसमें वांट्स और विशेष कौन सी नहीं होनी चाहिए? वो नहीं होनी चाहिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस, ओके। ये डेफिनेशन है जो अपने आप में नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नए जजमेंट आते रहते हैं कोर्ट के। तो एक जजमेंट था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड का, एक केस था, ठीक है, बेंगलोर वाटर सप्लाई और सीवरेज, ठीक है। कुछ इन्होंने किसी को निकालना था, किसी वर्कर को, ठीक है, तो उसने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट फाइल किया। तो इन्होंने बोला कि हम तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, क्योंकि हम एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी थी, ये 1978 का केस है, ठीक है, 1978 का केस है। तो उसके बाद कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि नहीं, इसको इंडस्ट्री माना जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो थे, जो हॉस्पिटल्स, क्लब्स, यूनिवर्सिटीज, सोलिसिटर फर्म्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सक्लूडेड थे, लेकिन उस केस की जजमेंट के बाद ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आने लगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है कि किस डिसीजन के बाद, किस कोर्ट केस के बाद क्लब, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सोलिसिटर फर्म और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो आने लगे थे इंडस्ट्री की डेफिनेशन में। तो ये था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए अयरप्पा, ओके। ये कोर्ट केस था जिसकी डिटेल आपको आगे इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसने कि उसकी डेफिनेशन का जो इंटरप्रिटेशन था, डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन था, उसको उसमें इंडस्ट्री में यूनिवर्सिटीज, सोलिसिटर फर्म्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ले लिया था, ओके। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट सिंपल है, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स और ए ट्रेड यूनियन और वर्कर्स में, ठीक है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए वर्कमैन के लिए, ठीक है। अगर इंडस्ट्री का क्लोजर हो जाता है, क्लोजर मतलब सिंपल, कोई इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो जो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन है वो वर्कमैन को प्रॉपर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को ले ऑफ यानी कि टेम्परेरली निकाल दिया जाता है थोड़ा टाइम के लिए, तो उसको जो 50% सैलरी मिलती है वो मिलती रहनी चाहिए, और रिट्रेचमेंट के टाइम पे जो 15 दिन का कंपनसेशन मिलता है वो मिलता रहना चाहिए। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, सब कुछ आएगा ये भी आगे, ठीक है। और ये सब करने के लिए, क्लोजर करने के लिए, ले ऑफ करने के लिए और रिट्रेचमेंट करने के लिए, इसके लिए परमिशन भी लेनी होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, ओके। तो ये सब अश्योर करता है कौन सा एक्ट? आईडी एक्ट 1947। अब आती है एप्लीकेबिलिटी की बात कि ये कहाँ लागू होता है, ठीक है। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, ठीक है। ये पहले स्टार्टिंग में ये J&K में लागू नहीं था, ठीक है, अब है। और अब जो लागू नहीं है वो है मिजोरम और
नागालैंड। ओके, मिजोरम और नागालैंड। हाँ, इसमें होता है कि ये लागू होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड। सिंपल बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मिनिमम एम्प्लॉय होने चाहिए इस एक्ट को एम्प्लॉय करने के लिए। ऑप्शन होते हैं 100, 200, 300, और बट इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। चाहे एक सिंगल वर्कर हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, कितने भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। Every person employed in the establishment for hire or reward, including contract labor, apprentice, part-time employee, to do any manual। अब देखो इसमें कौन कौन से वर्कर्स आते हैं। ठीक है, कोई भी मैनुअल हो, क्लरिकल हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, सुपरवाइजरी वर्क हो। ठीक है, ये कवर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सुपरवाइजरी वर्क हो, ये सभी के सभी कवर होते हैं। ठीक है, कैजुअल वर्कर, पार्ट टाइम वर्कर भी इसका पार्ट होते हैं। तो ये सभी वर्कर जो हैं वो इस एक्ट में अंदर कवर होते हैं। ठीक है, अब देखो पीछे हमने पढ़ा था कि सिंगल वर्कर भी डिस्प्यूट को रेज कर सकता है, लेकिन सिर्फ कौन से कर सकता है, अगर उसका डिसमिसल हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसका टर्मिनेशन हो गया या रिट्रेंचमेंट हो गया, यानी कि उसको निकाल दिया गया तभी। अदरवाइज कोई भी सिंगल वर्कमैन कोई भी केस रेज नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन उसका जब डिसमिसल होगा, डिस्चार्ज होगा, टर्मिनेशन होगा और रिट्रेंचमेंट होगा, क्योंकि ये पर्सनल होता है, ये बियॉन्ड द प्रीव्यू ऑफ ट्रेड यूनियन होता है। ओके, अब मान लो किसी वर्कमैन कोई जो है वो अवेलेबल नहीं है अपने डिस्प्यूट को रेज करने के लिए, तो उसकी जगह कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी डेड इंडस्ट्री है उस पर ये लागू नहीं होता, कोई परमानेंट क्लोज्ड यूनिट है उस पर भी ये लागू नहीं होता। ओके, अब देखो किन पे ये लागू नहीं होता है, कौन से इंप्लॉयज पे। कहते हैं जो मैनेजरियल कैपेसिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, ठीक है, और जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी है ड्राइंग मोर देन 10,000। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं आईडी एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग। अभी कुछ चेंजेस आए हैं, अभी आपके सामने आएंगे ये। ठीक है, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी वैसे तो होता है, लेकिन अगर वो 10,000 से ज़्यादा पैसे लेने लग गया पर मंथ, ठीक है, तो वो इस एक्ट ये एक्ट जो है उस पर लागू नहीं होता। मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्राइंग मोर देन 10,000, ठीक है, इन पे ये लागू नहीं होता। और इसको छोड़ के आर्मी एक्ट, एयरफोर्स, नेवी एक्ट और दो जिन पुलिस सर्विसेज, इन पे ये लागू नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो इस सीलिंग को बढ़ा दिया गया है, ये जो 10,000 है ना, इस सीलिंग को बढ़ा दिया गया है। अभी इसको कर दिया गया है 18,000, 18,000 कर दिया गया है, क्योंकि ये जब एक्ट ये सब्ज्यूम हुआ किसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में सब्ज्यूम हुआ, तब इसकी लिमिट जो है बढ़ा दी गई है कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में जो 10,000 से ज़्यादा लेता था पर मंथ, तो वो आईडी एक्ट के दायरे में नहीं आता था। ठीक है, अब जो 18,000 से ज़्यादा लेता है वो नहीं आएगा। ओके, और एक सिंपल चेंजेस और कही गए हैं आईआरसी के अंदर, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर, कि वर्कमैन की जगह वर्कर टर्म यूज़ की गई है, बस सिंपल। ओके, अब देखते हैं कि ये जो इम्प्लॉय जो है, ठीक है, इम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में अगर कोई डिसहार्मनी होती है तो वो कैसे कैसे एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, कैसे कैसे एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं। तो पहला भी होता है जो इम्प्लॉयज़ जो है वो प्रेशराइज करते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी ट्रेड यूनियन होती है या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, ये सबसे पावरफुल वेपन है। स्ट्राइक इज ए वेरी पावरफुल वेपन। ठीक है, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए ये क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, वर्क करना, काम करना क्विट कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये याद रखना, स्ट्राइक की डेफिनेशन जो है वो 2Q में है, सेक्शन 2Q में। ठीक है, ये देखो प्रेशर बनाने के लिए एम्प्लॉयर पे, अपनी डिमांड को एक्सेप्ट करवाने के लिए ये क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं वर्किंग को। ठीक है, तो इसे ही स्ट्राइक बोलते हैं। अब इसकी ऑफिशियल जो डेफिनेशन दी गई है एक्ट में वो पढ़ लेते हैं। स्ट्राइक मीन्स ए सेसेशन ऑफ वर्क, सेसेशन मतलब काम को रोकना, किसी बॉडी ऑफ पर्सन्स मतलब ट्रेड यूनियन या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में, एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन, चाहे वो कॉम्बिनेशन में काम करते हो, ठीक है, या कंसल्टेड रिफ्यूजल, या किसी चीज़ को क्या डिनाइल कर रहे हैं वो, ठीक है, एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं जो एम्प्लॉयड हैं उनमें से। ठीक है, ओके, तो ये स्ट्राइक की डेफिनेशन सिंपल है और ये याद रखनी है, ये सेक्शन 2Q है। अभी अपने जो पीछे सेक्शन पढ़ के आए हैं, पहले था 2K, वो था आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, फिर था इंडस्ट्री का, वो था 2J। ओके, और अब 2Q आ गया है, ये है स्ट्राइक का। ओके, तो ये सब आपको याद रखने हैं।
अब स्ट्राइक कितने टाइप की होती है? इकोनॉमिक स्ट्राइक, सिंपल बात है, जो स्ट्राइक होगी वेज को लेके, यानी कि पैसे को लेके, बोनस को लेके, अदर कंडीशंस ऑफ वर्क को लेके और इकोनॉमिक डिमांड्स को लेके, तो वो इकोनॉमिक स्ट्राइक होगी। ओके। सिंपैथेटिक स्ट्राइक, सिंपैथेटिक सिंपल होता है कि कलेक्टिवली स्टॉप करती हैं वर्क करना। कौन सी? ट्रेड यूनियंस, यूनियंस क्या करती हैं? एक यूनियन को दूसरी सपोर्ट करती है, ठीक है, जब, तो वो सिंपैथेटिक स्ट्राइक कहलाती है। ये इसका एग्जांपल है ग्रेट रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974। ओके। अब जनरल स्ट्राइक क्या होती है? ये काइंड ऑफ एक्सटेंशन होता है किसका? एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक स्ट्राइक, एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये एक्सटेंशन कैसे है? सिंपल बात है कि अगर जनरल स्ट्राइक में, सिंपैथेटिक स्ट्राइक में क्या होता है कि एक यूनियन दूसरी को सपोर्ट करने के लिए सिंपैथेटिक स्ट्राइक कर देती है। इस तरह से काफ़ी सारी यूनियन जब सिंपैथेटिक स्ट्राइक करती हैं तो वो जनरल स्ट्राइक में बदलता जाता है। स्ट्राइक्स बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ऑल और मोस्ट ऑफ द यूनियंस, ठीक है, तो ये जनरल स्ट्राइक होता है। ये एक्सटेंशन है किसका? सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब बता, टूल डाउन या पेन डाउन स्ट्राइक, सिंपल है, काम नहीं करेंगे हम, ठीक है, आएंगे आएंगे वर्क प्लेस पे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं उसको और काम भी नहीं करेंगे, तो ये होता है टूल डाउन, पेन डाउन स्ट्राइक, ओके, या सिट डाउन स्ट्राइक। द वर्कर्स रिमेन एट देयर वर्क प्लेस, ऑल्सो कीप देयर कंट्रोल ओवर द फैसिलिटीज बट स्टॉप वर्किंग। ओके। होता है स्लो डाउन स्ट्राइक, मतलब अपनी कैपेसिटी कम कर देना, सिंपल है। ये क्या करते हैं? अपनी कैपेसिटी को कम कर देते हैं ऑर्गेनाइज मैनर में। लाइक एक दिन में अगर वो 100 गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो उस दिन 50 कर दें, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ, ये भी क्या है? स्लो डाउन। इसको गो स्लो भी बोलते हैं, गो स्लो, याद रखिएगा, ठीक है। पिकेटिंग, ये काइंड ऑफ स्ट्राइक ही है बट इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एम्प्लॉयज़ को रोका जाता है वर्क प्लेस पे जाने से, ठीक है, फैक्ट्री गेट पर किसी को खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, और वर्कर्स को रोका जाता है, डिसवेड किया जाता है। डिसवेड मतलब मनाना कि आज काम मत करो आप, ठीक है। तो अगर इसी किसी प्रकार का वायलेंस नहीं है तो ये परफेक्टली लीगल है, ठीक है, स्ट्राइक भी लीगल है और ये पिकेटिंग भी लीगल है। अब आती है बात घेराव की। घेराव ये लीगल नहीं है, ये इनवैलिड है, काइंड ऑफ ह्यूमन बैरिकेड होता है आ, किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी को भी डिटेन किया जाता है, काइंड ऑफ इलीगली डिटेन किया जाता है किसी के द्वारा, खासतौर पे यूनियंस के द्वारा या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के द्वारा। घेराव हैव नॉट बीन क्रिटिसाइज लीगली एंड मोरली। ओके। लीगली घेराव अमाउंट टू इम्पोजिंग रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑन द फ्रीडम ऑफ सम पर्सन, किसी की फ्रीडम पे रिस्ट्रेन लगाया जाता है, टू मूव नहीं करने दिया जाता उसे। दैट इज वाई कोड हैव हेल्ड इट इज़ एन इलीगल एक्ट। ओके, ये इलीगल एक्ट है, ठीक है। और इसमें ना अगर कोई प्रॉमिस होता भी है तो वो बैक ओवर किया जा सकता है, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 15 और 19 इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। तो ये याद रख लीजिएगा कि इसका जो जो भी इसमें प्रॉमिस किया जाएगा उसको बैक बैक किया जा सकता है या उसको बाद में खारिज किया जा सकता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ फोर्सफुली मनवाया जाने वाला होता है, ठीक है, फोर्सफुली मनवाया जाता है किसी से कुछ भी। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर क्या कहता है? घेराव कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स फिजिकल कोर्सन, ठीक है। वेन एवर एन एम्प्लॉय वॉन्ट्स टू गो ऑन स्ट्राइक, जब भी भाई स्ट्राइक पे जाना है उसको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो प्रोसीजर क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब आती है बारी लॉकआउट की। सिंपल बात है, ये काम करेगा एम्प्लॉयर। मान लो डिसहार्मनी होगी, डिसएग्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, तो एम्प्लॉय तो कर रहे थे स्ट्राइक, ये करेगा लॉकआउट। ये क्या करेगा? ताला लगा देगा किस पे? वर्क प्लेस पे। किसी को कहेगा काम नहीं करने दूंगा मैं, ठीक है, किसी को कहेगा काम नहीं करने दूंगा। रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी पर्सन एम्प्लॉयड, कहते हैं आज मैं काम ही नहीं करने दूंगा, ये टेम्परेरी होता है, ठीक है। लॉकआउट इज डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। प्रेशर डालना है वर्कर्स पे, ओके। क्लोज डाउन वर्क प्लेस। अब देखो, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। देखो, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं आईडी एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, वो भी आगे आ जाएंगे, ठीक है। अपने को दोनों याद रखने हैं कि पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो जो पहले जो आईडी एक्ट 1947 में था उसमें सिंपल सिंपल लिखा गया था कि
जो भी अगर किसी ने भी स्ट्राइक्स पे जाना है, ठीक है, पहली बात तो नो पर्सन एम्प्लॉयड इन द पब्लिक यूटिलिटी शैल गो ऑन स्ट्राइक, ठीक है, इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी वाले को किसी को ऐसे स्ट्राइक पे नहीं जाने दिया जाता, ठीक है, ये लीगल होना चाहिए और जस्टिफाइड होना चाहिए प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, और ये 22 एक सेक्शन में दिया गया है, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन है वो 22 सेक्शन 22 याद रखिएगा आप, ठीक है। तो कोई भी पर्सन नहीं जा सकता है पब्लिक यूटिलिटी वाला स्ट्राइक पे अनटिल और अनलेस, देखो क्यों नहीं, कैसे नहीं जा सकता है, उसको 14 डेज का नोटिस पीरियड देना होगा। अब पूछोगे अभी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ऐसा क्यों है, तो सिंपल बात है, हेल्थ सर्विस होती है, ठीक है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, ठीक है, और बैंकिंग और फाइनेंस, ये भी इंस्टीट्यूशन पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं। तो जो भी पब्लिक यूटिलिटी में आते हैं, ठीक है, उनके लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए ये मैंडेटरी है। 14 दिन का नोटिस दो 14 दिन पहले, और जैसे ही 14 दिन खत्म हो तब आप स्ट्राइक पे जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने नोटिस दे दिया और 14 दिन वेट नहीं करेगा, उसको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो वो कोई डेट स्पेसिफाई कर देता है वर्कर की, हम 14 दिन बाद नहीं, हम महीने की इस तारीख को जाएंगे, तो वो उसी तारीख को जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे पहले चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई कंसाइलेशन चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में, ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज वाला वर्कर जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है, ठीक है। और अगर मान लो उसमें कोई कंक्लूजन आ गया, तो कंक्लूजन अभी भी उसे पूरी तरह से पसंद नहीं है, तो भी उसे 7 दिन वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंसाइलेशन का मतलब होता है सुलह चल रही है, सुलह चल रही है किनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मान लेते हैं एक सुलह चल रही है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में भी वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। और अगर कोई कंक्लूजन भी निकल के आता है, ठीक है, कंक्लूजन मतलब सेटलमेंट को लेके आता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ उससे मान लेते हैं कि वो सहमत नहीं है, तो भी उन्हें स्ट्राइक पे जाने के लिए 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, डीज प्रोविजन डू नॉट प्रोहिबिट द वर्कमैन फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक बट रिक्वायर देम टू फुलफिल कंडीशन बिफोर गोइंग ऑन स्ट्राइक, ठीक है। कहते हैं कि मना नहीं किया जा रहा स्ट्राइक पे जाने के लिए, बस परमिशन जरूरी है, ठीक है, लीगैलिटी जरूरी है। ये जो प्रोविज़न है सिर्फ लागू होते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए। अगर कोई अदर इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अदर देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, प्रायर नोटिस इज कंपल्सरी इधर बाय एम्प्लॉयज़ और बाय मैनेजमेंट रेस्पेक्टिवली टू गवर्नमेंट। प्रायर नोटिस तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो, नो नोटिस ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इज नेसेसरी इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट पब्लिकली। अब देखो, इनको छोड़ दो, किसी को किसी तरह के नोटिस की जरूरत नहीं थी, ये कहता है आईडी एक्ट 1947। लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज थी ना, उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती थी, उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती थी। लेकिन अब जो है ना, ये कहते हैं कि सभी के लिए जो 14 दिन का प्रायर नोटिस है, ये देखो, ये अमेंडमेंट किसके अंदर है, ये पिंक कलर जो भी आएगा, ये सभी आईआरसी में जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जब उन्होंने सबज्यूम किया है या अमेलगमेट किया है आईडी एक्ट को, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो देखो। ये कहते हैं कि अब सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी नहीं, अब सभी के सभी इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, पहले परमिशन लेंगे या प्रायर नोटिस देंगे 14 दिन का, ठीक है। और एक और चेंजेस है कि पहले तो ऐसा होता था, देखो अगर सिंपल देखोगे तो इसमें ऐसा होता था कि 14 दिन का नोटिस दिया, 14वें दिन चला जाएगा, या कोई भी नोटिस स्पेसिफाई कर दिया, उसमें कोई भी डेट स्पेसिफाई कर दी और उस दिन चला जाएगा, नहीं। ये कहते हैं कि 60 दिन के बाद की डेट भी आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते, 60 दिन के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाए 60 दिन के अंदर की डेट, तो आपको ये लैप्स हो जाएगा, ठीक है, ये लैप्स हो जाएगा और वर्कर को दोबारा क्या करना पड़ेगा, फ्रेश नोटिस सर्व करना पड़ेगा, ओके। अब देखो, ये कहते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे कुछ स्पेशल चीज़ें लागू होती हैं, तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज डिफाइन कैसे होती है, तो सिंपल बात है, ये सेक्शन 2 and 6 है, सेक्शन 2 याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। इसमें आती है बात, कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी इंडस्ट्री को फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत पब्लिक यूटिलिटी घोषित कर सकती है 6 मंथ्स, और उससे ज़्यादा भी कर सकती है, ठीक है, ऑफिशियल गजट निकल के 6 मंथ से ज़्यादा कर सकती है। तो ये है सेक्शन 2N,
ओके। इनिशियली जो 6 मंथ से ज़्यादा का वो नहीं होता, ठीक है। और हाँ, ये याद रखना, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि ये सिर्फ पब्लिक कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लो आप, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओके, इसको एक बार छोड़ेंगे। अब देखो, किसी भी वर्कर को अगर निकाला जाता है मतलब निकाला जाता है तो उसके बहुत सारे वेज होते हैं। डिसमिसल हो सकता है, उसका डिस्चार्ज हो सकता है, उसको रिट्रेंच किया जा सकता है, ठीक है। उसे वैसे भी टर्मिनेट किया जा सकता है किसी अदर रीज़न से, ठीक है। तो ये सभी रीज़न होते हैं किसी भी वर्कर को निकालने के लिए। तो सेक्शन 2A क्या कहता है? सिंपल बात है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि किसी वर्कर को अगर निकाला जाता है तो वो वर्कर अकेला भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो रेज़ कर सकता है, या उसे डीम्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा, ठीक है। वो डीम्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, ठीक है, डीम्ड होगा। कौन से केस में? अगर उसको रिट्रेंच किया जाता है, ठीक है, डिसमिसल किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि वर्कर को अगर निकाला जाता है तो सेक्शन 2A क्या कहता है कि वो डीम्ड क्या होगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, ठीक है। वेयर एन एम्प्लॉयर डिस्चार्जेस, डिसमिसेस, रिट्रेंच और अदरवाइज terminates the service of an individual worker, any dispute or difference between that workman and his employer connected with or arising out such discharge, dismissal, retrenchment, termination shall be deemed to be an इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये डीम्ड यानी कि इसको फाइल करने की जरूरत नहीं है, डिस्प्यूट ही माना जाएगा अपने आप में। तो ये जो है ना सेक्शन 2A है। किसी का भी डिसमिसल किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, रिट्रेंच किया जाता है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है वर्कर को निकालना, ठीक है। तो ये जो है वो डीम्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये सेक्शन पूछा जा सकता है कि डीम्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स से रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, या कौन सेक्शन 2A में क्या आता है। तो उसमें क्या आता है? डिस्चार्ज डिसमिसल रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर विल बी डीम्ड कंसीडर्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, अब देखो, अब पूछोगे भी डिसमिसल और डिस्चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। डिसमिसल और डिस्चार्ज में, डिसमिसल सिंपल है, किसी को निकाल दिया, उसका ऑफेंस इतना बड़ा माना गया कि उसको कोई भी अनपेड एडवांटेज भी नहीं दिए गए, ठीक है, कोई भी कंपनसेशन भी नहीं दी गई, बस उसे निकाल दिया गया। डिस्चार्ज का मतलब होता है थोड़ा छोटा ऑफेंस, उसमें क्या होता है कि उसको कंपनसेशन या अनपेड एडवांटेज जो भी होती है, अनपेड जो उसके बेनिफिट्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसे। डिस्चार्ज रिफर्स टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू एनी रीजन इंक्लूडिंग रिट्रेंचमेंट। जो रिट्रेंचमेंट है वो किसका पार्ट है? डिस्चार्ज का ही पार्ट है। आफ्टर फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सारे प्रोविजन भी फॉलो किए जाते हैं डिस्चार्ज में। एन एम्प्लॉय मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस फॉर मिसकंडक्ट आफ्टर होल्डिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, लेकिन डिस्चार्ज में उसको क्या दिया गया? बेनिफिट्स दिए जाएंगे। बट ए डिस्चार्ज एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल फॉर अनपेड बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनी। ऑन द अदर हैंड डिसमिसल इज मेड फॉर द सच ग्रोस नेग्लिजेंस, ठीक है। द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इज बियॉन्ड टॉलरेबल, वो टॉलरेट ही नहीं की जा सकती, कोई ऐसा ऑफेंस किया है उसने। एन एम्प्लॉय डिसमिसल विल नॉट बी पेड एनी ग्रेच्युटी और अनअवेल्ड बेनिफिट्स, कुछ नहीं मिलेगा, इसको सीधा निकाल दिया जाएगा। वो होता है डिसमिसल, ठीक है। और डिस्चार्ज में होते हैं अनपेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और ये आईडी एक्ट के तहत होता है। ओके, अब आती है बात ले ऑफ की। ये तो डिस्चार्ज और डिसमिसल थे, यानी कि वर्कर को निकाला गया था। ले ऑफ क्या होता है? इसमें परमानेंटली नहीं निकाला जाता, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन आती है वो आती है 2 के, ये आपको रट लेना है। ले ऑफ की डेफिनेशन जो आती है वो आती है 2 के। मैं आपको इसकी एक इम्पोर्टेंट सेक्शंस की एक लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेक्शन के अंदर, 2 के के अंदर तो ले ऑफ जो है वो उसके अंदर डिफाइन है। ले ऑफ में क्या होता है? सिंपल बात है, कोई इंडस्ट्री है वो काम कर रही है और उसमें क्या होता है कि अभी काम करने के लिए या तो उनके पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल की कमी हो गई, या स्टॉक इतना बन गया कि वो बिक ही नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो और स्टॉक नहीं बना सकते, या फिर कोई जो मशीनरी है प्रोडक्शन की वो ख़राब होगी, या कोई नेचुरल कैलेमिटी होगी, तो ये कोज रहते हैं ले ऑफ के। इसमें क्या किया जाता है? इसमें किसी भी वर्कर को एक बार टेम्परेरली काम से करने से रोक दिया जाता है, ठीक है, काम करने से रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये ले ऑफ कहलाता है। इसकी कंडीशंस क्या होती है मैं आपको वैसे जनरल बता देता हूँ कि साल में किसी को भी 45 दिन से ज़्यादा ले ऑफ नहीं किया जा सकता, पहली बात, ठीक है। इस ड्यूरेशन में इसे मिलेगा क्या? 50% ऑफ बेसिक प्लस DA, ठीक है, बेसिक
प्लस DA, ठीक है, इस ड्यूरेशन का। अब ऐसा नहीं कि 45 के 45 दिन एक ही बार में निकालना है, इसको हो सकता है पहले 10 दिन निकाल दिया, बाद में 15 निकाल दिया, यानी कि इंटरमिटेंटली भी निकाला जा सकता है, जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूस ही हो। ओके, तो सेक्शन ट्रिपल के टू, सेक्शन 2 ट्रिपल के, ठीक है, इसमें क्या अब देखो इसके अंदर आएगी कंपनसेशन की बात मैं जो बता रहा था, ठीक है। कंपनसेशन तो सिंपल बात है, 25C ये याद रखिएगा, 25C में है कंपनसेशन, सी से कंपनसेशन ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 25C देखो, ले ऑफ कंपनसेशन मिलेगा। अब मिलेगा क्या क्या इसमें, हाँ, जो कंडीशन है पहली बात क्या होनी चाहिए, वो ऑफिशियल एम्प्लॉय होना चाहिए, उसका मस्टर रोल में नहीं होना, मस्टर रोल काइंड ऑफ उनके रजिस्टर्स या फिर उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसका नेम होना चाहिए, ठीक है। ये कोई बदली वर्कर नहीं होना चाहिए। बदली वर्कर क्या होता है, बदली वर्कर जैसे ही होते हैं कि एक भाई की जगह दूसरा भाई जाने लग गया, तो हम कहेंगे कि वो भाई ने क्या कहते हैं, वो भाई की जगह इस भाई को मस्टर रोल में मान लिया जाए और इसे कंपनसेशन दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसी वर्कर को होना पड़ेगा, ठीक है। द वर्कमैन शुड हैव कंप्लीटेड नोट लेस देन 1 ईयर, तो 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। से सेक्शन 25B कहता है, ठीक है। सेक्शन 25B क्या कहता है कि उसको क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज 1 कंप्लीट हो गया होना चाहिए। 25B ये कहता है, ये कंडीशन है, ओके, ये कंडीशन है। द वर्कमैन शुड हैव लेड ऑफ कंटिन्यूसली, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, 45 के 45 दिन एक साथ की जरूरत नहीं है, पहले 20 दिन बाद में 25 दिन भी हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, ठीक है। देन द वर्कमैन शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव ऑफ कंपनसेशन फॉर ऑल डे ड्यूरिंग विच ही वाज सो लेड ऑफ, हाँ कंपनसेशन मिलेगा उसे सभी दिनों का जितने दिनों में उसे किया गया, लेकिन मिलेगा क्या, सिर्फ 50% ऑफ बेसिक प्लस DA, ठीक है। हाउएवर द वर्कमैन शैल नॉट बी पेड कंपनसेशन फॉर वीकली हॉलीडेज, हाँ इसको हॉलीडेज का कोई भी ले ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। ले ऑफ कंपनसेशन इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ बदली वर्कर्स, ऊपर आया था कि बदली वर्कर जो होंगे, ये बदली वर्कर जो होंगे, बदली वर्कर क्या होता है, सिंपल, किसी व्यक्ति की जगह कोई और व्यक्ति काम करने जाता है, मान लो, ठीक है। मीन्स ए वर्कमैन हु एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन प्लेस ऑफ द अनदर वर्कमैन whose name is bore on the muster rolls, muster roll official records of the establishment, but shall cease to be regarded as purpose for this section if he has completed 1 year of continuous service। अब देखो सिंपल बात इसमें लिखी है कि बदली वर्कर को, यानी कि वो जो किसी जगह किसी अन्य व्यक्ति की जगह काम करने के लिए आया है, तो उसको ये कंपनसेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता। लेकिन अगर बदली वर्कर को भी ये 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो फिर तो वो भी एलिजिबल है ही, ठीक है, तो फिर उसको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डेज अलाउड टू ले ऑफ एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, तो मैक्सिमम डेज जो है वो 25C में है, 45। तो अभी तक अपने पढ़ा कि 25B में क्या था, 25B में था कि इसको 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। 25C में क्या है कि इसको 45 डेज का कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। कंपनसेशन की बात 25C में है, कहते हैं कि 45 डेज का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 50% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अब देखो मान लो ले ऑफ इससे ज़्यादा कर रहा है, इफ़ द कंटिजेंसी इज प्रोलॉन्गिंग बियॉन्ड ए रीजनेबल टाइम, ठीक है, तो ये 45 दिन से इसको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। ये बात होगी ये बीच की होगी एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच की, क्योंकि लॉस भी जो क्या हो रहा है वो दोनों को हो रहा है, ठीक है, लॉस जो हो रहा है वो दोनों को हो रहा है। कंपलसरी परमिशन फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ओके। अब क्या होता है, अभी ले ऑफ जो है ना वो सिंपली ऐसे नहीं किया जा सकता कि किसी को भी ले ऑफ कर दिया उठा के, ठीक है। इसके लिए पहले जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, ओके। तो वो क्या होता है, वो होता है सेक्शन 25M, ये है परमिशन से रिलेटेड, ले ऑफ की परमिशन से रिलेटेड, ठीक है, ले ऑफ की। अब देखो ये हम पढ़ रहे हैं ID एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग, ठीक है। IRC 2020 में कुछ प्रोविज़न बदल चुके हैं, ठीक है, लेकिन अपने को दोनों याद रखने हैं, इसलिए मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा। कहते हैं कि उस इंडस्ट्री में 100 से कम वर्कर नहीं होने चाहिए, ठीक है, जहां भी ले ऑफ करना है 100 से कम वर्कर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इट मीन्स कि 100 से कम वर्कर अगर होंगे तो उनको परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। परमिशन किसको रिक्वायर्ड है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा होंगे, ये हम पढ़ रहे हैं ID एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 100 से कम नहीं होने चाहिए। अब देखो 100 से कम नहीं होंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी कंपिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है, ले ऑफ करने के लिए। अब देखो अगर कोई परमिशन नहीं लेता, ठीक है,
परमिशन नहीं लेता, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जो हो जाएगा ना ले ऑफ, ये इलीगल हो जाएगा, उसको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी बाद में, ठीक है। मान लो कोई परमिशन लेनी भूल गया तो ये कंसीडर एज इलीगल, इलीगल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी अगर 100 से ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब ले ऑफ प्रोविजन किस पे लागू होते ही नहीं, कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ले ऑफ प्रोविजंस कैसे नहीं होते, ये 25A में दिया गया चैप्टर 5 में, इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोविजंस नहीं होंगे, बस ये याद रख लो, ठीक है। जहाँ पर भी 50 से कम वर्कर्स काम करते हैं ना, वो उस पर कुछ भी लागू नहीं होता, ठीक है। सिंपल बात है, 50 से कम पे लागू ही नहीं होता और 100 से कम पे परमिशन नहीं लेनी होती, ठीक है। 100 से कम पे परमिशन लेनी होती है, या ये याद रख लो कि 100 से ज़्यादा भी परमिशन लेनी होती है, और 50 पे कम पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। अब देखो एप्लीकेबल नहीं होता तो क्या कंपनसेशन मिलेगा, ये उनका पर्सनल है, ठीक है। वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो भी होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन द अबव सेड establishment do not have right of leave of compensation, however if there is an agreement between employee and employer for that, ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए वो दे सकता है, बट हाँ वो बाध्य नहीं है, उसको कोई भी बाउंड नहीं कर सकता अगर उसके पास 50 से कम है, तो ये नॉन एप्लीकेबिलिटी थी, ठीक है। 50 से कम होंगे तो लगो नहीं, फिर अब कोई बोलेगा कि अगर 60 होंगे तो सिंपल बात है उसको परमिशन नहीं लेनी होगी, लेकिन उसको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब 51 से लेके 100, 99 तक या 100 तक मान लो, हाँ वो 100 से अधिक वाला है, 100 तक उसको परमिशन नहीं लेनी, लेकिन कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये था 1947 आईडी एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आती है रिट्रेंचमेंट की बात, ठीक है। रिट्रेंचमेंट होता है किसी को भी वर्कर को निकाल दिया, अब निकाला किस ग्राउंड पे जा सकता है, ठीक है, और किस ग्राउंड पे नहीं जा सकता, ये डिस्कस करेंगे। When a company or government goes through retrenchment, it reduces outgoing money expenditure, redirect focusing on attempt to become more financially solvent. सिंपल बात है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में जब आउटगोइंग मनी को कम करने के लिए किसी को निकाला जाता है तो वो रिट्रेचमेंट होता है, ठीक है। सेक्शन 200 जो ले ऑफ थी ना, ले ऑफ वो था सेक्शन 2 का के, ये है सेक्शन 2 का ये है रिट्रेंचमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना आप, सेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप APFC का एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो सेक्शन पक्का आएंगे। अभी तो APFC और EO का कॉमन ही कर दिया गया है, EO AO का, ठीक है। तो कॉमन एग्ज़ाम है तो इट मीन्स कि इस बार EO की प्रिपरेशन करने वालों को भी सेक्शन याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, काइंड ऑफ डिस्चार्ज ही होता है, ये एम्प्लॉयर द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें कौन इंक्लूड नहीं होता है, देखो भाई कोई VRS ले गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले गया, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आते। ऐसा नहीं कि VRS ले गया तो वो रिट्रेंच हो गया, नहीं। अब मान लो किसी को पनिशमेंट मिली है, किसी ने कोई गलत काम किया तो वो भी रिट्रेचमेंट नहीं, ठीक है। अगर मान लो कोई 60 ईयर्स की एज का हो गया और वो चला गया काम करने से, या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको रिट्रेंच किया गया है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ द वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिमूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड, छोड़ो। इल हेल्थ ग्राउंड पे भी किया गया तो वो भी क्या होता है, रिट्रेचमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें से क्या है जो रिट्रेचमेंट नहीं माना जा सकता, उन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा, तो अपने को वही आंसर टिक करना है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट को, अब देखो सिंपल बात है, रिट्रेंचमेंट में ये लो आने की ज़रूरत क्या पड़ी। सिंपल बात है, जिसने अपने, मान लेते हैं कोई 25 साल से एक कंपनी में काम कर रहा था और उसकी आज एज हो गई है 50 साल, ठीक है। 25 साल से काम कर रहा था, 50 साल, और उसकी सैलरी थी 1 लाख, ठीक है। उसकी सैलरी थी 1 लाख। मान लेते हैं कि किसी इंडस्ट्री के या कंपनी के दिमाग में आया कि हम कोई 25 साल का ही एम्प्लॉय हायर करते हैं और वो सैलरी लेगा 50,000 ओनली, ठीक है, और इसको देते हैं निकाल, इसको रिट्रेंच कर देते हैं, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। ये है लास्ट कम फर्स्ट को। इट मीन्स कि जिसको लेस एक्सपीरियंस है ना, जिसको सबसे कम टाइम हुआ है, उसको निकाला जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराने को निकाल दो, क्योंकि उसके पास तो अपॉर्चुनिटी रहेगी नहीं अब एम्प्लॉयमेंट की, बिकॉज इसकी 50 साल एज है। तो ये लास्ट कम फर्स्ट को जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के, सॉरी एम्प्लॉय के प्रीव्यू से, ठीक है। व्हेन एन वर्कमैन इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू बी रिट्रेंच करना है जो उसे, ठीक है, पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन
इन दिस बिहाफ एम्प्लॉयर शैल ऑर्डिनरीली रिट्रेंच कैसे करता है भाई, लास्ट पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि जो सबसे बाद में आया उसको रिट्रेंच करेगा, ना कि जो सबसे पहले आया था जिसको एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रिंसिपल है लास्ट कम और फर्स्ट को। ओके, तो ये रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड है। कंडीशंस प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, ये 25F में दिया गया है, याद रखना। जो 25C था उसमें कंपनसेशन था ले ऑफ को लेके, ठीक है, और कंपनसेशन था 1 ईयर कंप्लीट होने से। 25B था, वो कहता था उसका मास्टर रोल में नेम होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 25F, नो वर्कमैन एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री हु हैज़ बीन इन कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन, अब देखो अगर किसी को वन ईयर नहीं कंप्लीट हुआ है भाई, तो उसको भी रिट्रेंचमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। द वर्कमैन हैज़ गिवन 1 मंथ, इसको 1 मंथ का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। इसको रीज़न भी बताया जाता है रिट्रेंचमेंट का। इसको जो पेड बेनिफिट है वो या नोटिस पीरियड के ड्यूरिंग जो उसकी सैलरी बनती है उसको दी जाती है। द वर्कमैन हैज़ बीन पेड एट टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट कंपनसेशन विच शैल बी इक्वलेंट। अब देखो एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है, कहते हैं हमने तेरे को रिट्रेंच किया है तो 15 दिन की एवरेज सैलरी दी जाती है, ठीक है। एवरेज कैसे लिखा है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा जितनी भी है, ठीक है। नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर is served on the appropriate government, ठीक है। for such authority may be specified by appropriate government by notification official gazette the requirement of clause C of 25F। सिंपल है, नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि हम इतने लोगों को क्या कर रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 25F। टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट नॉट बीइंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सीजनल करेक्टर, अब देखो कोई एस्टेब्लिशमेंट खुलती ही थोड़े दिन के लिए मान लो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि अम, कोई कंपनी है जो स्वेटर बनाती है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विंटर में खुलेगी, ठीक है। तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें 50 से लेस देन बंदे काम करते हैं, उस पर उसको उसमें जो है एवरेज पर वर्किंग डे जो वो सैलरी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो प्रीसीडिंग 12 मंथ से निकालेंगे, ठीक है। 25N क्या कहता है, एम्प्लॉयज शुड हैव कंटिन्यूस सर्विस नॉट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की सर्विस नहीं होनी चाहिए। प्रीसीडिंग 12 मंथ मीन्स कि उसने जो पिछले 12 महीने काम किया वो चाहे वो कोई भी 12 महीने हो, अगर वो क्या है इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है। ओके, 25N क्या कहता है कि अगर 1 साल से ज़्यादा की सर्विस होगी तो 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, 3 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। कंपनसेशन शैल बी इक्वलेंट टू 15 डेज का मिलेगा, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। कंपलसरी परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कोई भी इंडस्ट्रीज में 100 से ज़्यादा वर्कर हैं, ठीक है, और वो सीजनल नहीं है अगर, ठीक है, तो सौ से ज़्यादा वर्कर, तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ठीक है। आईआरसी में, हाँ ये मैं देख रहा था, जो आईआरसी में जो है ना, ये जो 100 वर्कर की लिमिट है वो 300 कर दी गई है, ठीक है। तो आईडी एक्ट के में तो चाहे ले ऑफ हो चाहे हो रिट्रेचमेंट, सब में क्या था, लेस देन 100 नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 300 कर दी गई है। ओके, अगर देखो परमिशन लेनी नहीं ली तो वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है, जो रिट्रेचमेंट है वो इलीगल हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन पढ़ लेते हैं अपने लियो फॉर रिट्रेचमेंट का। लियो जो है प्रोविजनल होता है, इसमें परमानेंटली टर्मिनेशन नहीं होता है एम्प्लॉय का, रिट्रेचमेंट में परमानेंटली होता है, ठीक है। ये सेक्शन ट्रिपल, इसकी डेफिनेशन जो है वो ट्रिपल के में है और इसकी डबल ओ में है, ठीक है। ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, पढ़ चुके हैं। रीअपॉइंटमेंट जैसे ही ले ऑफ एंड होगा उसको रीअपॉइंटमेंट मिल जाएगी, लेकिन इस केस में रीअपॉइंटमेंट
नहीं मिलती। ओके, तो ये जो आज का पार्ट था, ये पार्ट 1 था। ठीक है, ये पार्ट 1 था। अगला जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कंसाइलेशन, आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन के टाइप्स। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होते हैं उनको सेटल कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी चीज़ें रह गई होंगी, मैं आपको सप्लीमेंट्री एक्शन लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें ही आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे जो आने वाला है वो है वर्क कमिटी। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट में अपने पढ़ेंगे कंसाइलेशन बोर्ड। ओके, और जो भी अमेंडमेंट हुए हैं इस एक्ट में वो। ठीक है, और जो फेमस केसेस हुए उनको भी डिस्कस कर लेंगे, कुछ 4-5 केसेस हैं ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे 4-5 केसेस हैं जो डिस्कस करने लायक हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है मशीनरी जो कि डिस्प्यूट्स को सोल्व कराती है, ये पढ़ेंगे अपने। ठीक है, और ठीक है, फिर इसके बाद जो भी एमसीक्यूज इस पे बन पाएंगे मैक्सिमम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसमें जो है वो टोटल 7 शेड्यूल है। किसमें? आईडी एक्ट में जो है वो 7 शेड्यूल हैं, 7 शेड्यूल हैं। ये 7 के 7 शेड्यूल हम